बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ वैद वासी और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल। सवाल तो बनता है, आज बात करेंगे हमास ने कैसे अटैक कर दिया इसराइल के ऊपर। इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद जो दुनिया की सबसे तेज़ और हाई प्रोफाइल इंटेलिजेंस एजेंसी के तौर पे जानी जाती है। और याद रहे कि 6 अक्टूबर 2023 को इसराइल पे अटैक के एक दिन पहले अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी और अमेरिकन ऑफिशियल ने इसराइल को ये बात बताई थी कि हमास इतने हथियार इकट्ठे कर रहा है जो आज से पहले इसराइल के पास हमास ने कभी नहीं किए थे। इन सब बातों के बावजूद ये अटैक कैसे हो गया? क्या इसराइल पे ये अटैक खुद करवाया गया है? क्या इसराइल की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, वहाँ के प्रेसिडेंट ये चाहते थे कि उनकी सियासी वाबस्तगी के लिए ये अटैक करवाया जाए? ये तमाम डिटेल में बताऊंगा आपको इस वीडियो में। 7 अक्टूबर 2023 को जब इसराइली अपने हॉलीडेज़, मजहबी हॉलीडेज़ जिसे हम कहते हैं सुकूत हॉलीडेज़ का आखिरी दिन मना रहे थे। मैं आपको बताता चलूँ कि यहूदी सुकूत हॉलीडेज़ आज से 3270 साल पहले मिस्रियों की ग़ुलामी से आज़ादी और अपने 40 साल सहरा में भटकने के बाद अपनी मुक़द्दस ज़मीन मिलने की खुशी में मनाते हैं। ये त्यौहार उनका 7 दिन तक मनाया जाता है। उसी त्यौहार का ये आखिरी दिन था 7 अक्टूबर 2023, जब वो लोगों का वहाँ पे आखिरी दिन था और उन्होंने इस दिन अपने खैमे उठा के मूव कर जाना था। वो ये त्यौहार इस तरह से मनाते हैं कि अपने खैमे अपने घरों के बाहर या सहरा में बहुत बड़ी तादाद में खैमे लगाते हैं। वहाँ भी कुछ ऐसे ही मनाजर थे। यहूदियों की बहुत सी लड़के और लड़कियाँ और बहुत सी फैमिलीज़ वहाँ पे अपने त्यौहार का आखिरी दिन मना रहे थे। और उन्हें क्या खबर थी कि 7 अक्टूबर सुबह 9 बजे से पहले 6:20 पे हमास के फाइटर्स ने अटैक कर दिया था इसराइल पे। और वो 22 बस्तियाँ जो इल्लीगल हैं, क्योंकि उस पर कब्ज़ा किया हुआ है इसराइल ने, क्योंकि इससे पहले वो हिस्सा थी हमास की, उन तमाम बस्तियों में हमास ने ना सिर्फ ज़मीनी बल्कि फ़ज़ाई और समुद्री तौर पे भी अटैक कर दिया था इसराइल पे। सबसे पहले हमास ने अटैक किया था ज़मीनी तौर पर, जहाँ पे हमास के फाइटर्स ने इसराइल की उन 22 बस्तियों में घुस के तमाम लोग जो पॉसिबल हो सकते थे वो उनको अपने साथ गिरफ़्तार करके साथ ले आए थे हमास में। उसके साथ ही पहली मरतबा हिस्ट्री में हमास ने अटैक किया था पैराग्लाइडर्स की मदद से। और ये अटैक इतना खौफनाक था कि वो फ़ौजी छावनियों में जाके गिरे। आपने बहुत सी पिक्चर्स देखी होंगी जो हमास के लोगों ने बनाई हुई हैं इसराइल के फ़ौजी टैंकों पे, और इसराइल के बहुत से फ़ौजी उन टैंकों के अंदर घुस गए थे, लेकिन उनके ढक्कन उठा के उनको बाहर निकाल के गिरफ़्तार करके अपने साथ ले आ गए। ये था दूसरा अटैक जो फ़िज़ाई तौर पे था। इसके साथ ही जो तीसरा अटैक है वो था समुद्री तौर पे। आपको पता है हमास को इजिप्ट और इसराइल के अलावा कोई सी मुल्क का बॉर्डर नहीं लगता, और एक समुंदर लगता है जिसे कहते हैं मेडिटेरियन सी। उसकी मदद से भी हमास ने अटैक किया था इसराइल पे। तीनों तरह के अटैक के बाद इसराइल पूरी तरह बौखला गया था, क्योंकि उनका जो सिक्योरिटी सिस्टम है जिसे हम आयरन डोम सिस्टम कहते हैं, वो दुनिया के सबसे अच्छे सिस्टम्स में शुमार ज़रूर होता है, लेकिन अगर बहुत कम वक्त में अगर 5000 से ज़्यादा रॉकेट उसमें डाल दिए जाते हैं, ट्रेजेक्टरी सिस्टम के थ्रू उनको रिजेक्ट करना इतना आसान नहीं था। ताहम वो रॉकेट जो हैं जाके लगे हैं इसराइल की बस्तियों पे। ताहम याद रहे कि हमास के पास ऐसे रॉकेट नहीं है जो कि एक अपना निशाना या अपना हदफ तयन करके उसमें वो मारे जा सकें। वो सिर्फ एक तोप की तरह के मिसाइल हैं जिनका आप दूसरे पे फेंक तो सकते हैं, लेकिन अपना फाइनल पोजीशन जो है उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसलिए कोई ऐसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचा सके हमास के फाइटर्स जो वो प्लान कर रहे थे। और बहुत से जो उनके मिसाइल थे वो आयरन डोम सिस्टम ने नकारा बना के हवा में वापस रिपल्शन कर दिए। ये था हमास का अटैक इसराइल पे। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हमास में इसराइल की इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं जा सकता। यहाँ तक कि आप सुन के हैरान होंगे कि वहाँ सीमेंट और स्टील तक भी जाने की इजाज़त नहीं है, और बहुत सी ऐसी सब्जियाँ जैसे टमाटर और अदरक भी वहाँ लेके जाने की इजाज़त नहीं है। और इसराइल की इजाज़त के बगैर हमास में एक चीज़ भी नहीं जा सकती, यहाँ तक कि कुछ अद्वियात भी
तो हमास ने इतना बड़ा अटैक विदाउट प्लानिंग और इसराइल के खबर किए बगैर कैसे कर लिया है, ये बात ज़रा समझने में मुश्किल आ रही है मुझे। आप बताइएगा कि क्या ऐसा अटैक हो सकता है। ये लिस्ट हर 10 से 15 दिनों बाद या 1 महीने बाद दोबारा अपडेट की जाती है और इसराइली इस पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पाबंदी लगा सकते हैं। वो इसलिए हमास के लोगों को कुछ अंदर लेके जाने की इजाज़त नहीं देते क्योंकि वो सीमेंट या स्टील की मदद से कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ना बना दें, और कोई केमिकल लेके जाने की इजाज़त इसलिए नहीं देते कि वो कोई ऐसा मवाद ना बना दें जिससे वो इसराइल को नुकसान पहुंचाएं। और सीमेंट इसलिए नहीं लेके जाने देते कि वो ऐसा कोई घर या छावनी ना बना दे जहां इसराइल के इंस्ट्रूमेंट और फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट उस पर जाके अटैक ना कर सकें। इसलिए हमास पे ये सारी चीज़ें लेके जाने पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी है। अगर ये इतनी बड़ी पाबंदी हमास पे है तो इसराइल को इसका कैसे नहीं पता था। और याद रहे कि यूएस ऑफिशियल ने अटैक से सिर्फ 1 दिन पहले ये बात बताई थी कि हमास आप पे एक बहुत बड़ा अटैक करने जा रहा है, आपको हर लिहाज से तैयार रहना चाहिए। और इसराइल को इस बात का पता भी था कि इससे काफ़ी मरतबा पहले हमास इसराइल पे अटैक कर चुका है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो 2006 में भी और 2011 में भी और 2019 में भी अटैक किया था हमास ने इसराइल के ऊपर। सो इस दफ़ा इसराइल को कैसे नहीं पता था। मेरे ख्याल से इसराइल ने यह चाल इसलिए चली है कि हमास को सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाए। उनके पास ये एक पॉइंट होगा कि हमास ने पहले अटैक किया था, इसलिए वो हमास की बस्ती को यहाँ से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहते हैं। सो अब बात करते हैं हमास के अटैक के बाद इसराइल की क्या रिटेलिएशन थी हमास में। इसराइल ने उसके बाद 7 अक्टूबर के बाद हमास की बिजली, पानी, अद्वियात और नेट तमाम चीज़ें वहाँ से मुनक़ता कर दी और हमास के लोगों को बेयारो मददगार छोड़ दिया। उसके बाद इसराइल ने अटैक करना शुरू कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 से लेके 15 नवंबर 2023 तक तकरीबन 10,840 से ज़्यादा हमास के लोग मारे जा चुके हैं। मैं आपको बताता चलूं कि इसराइल में नॉर्मल लोग नहीं रहते, बल्कि हर 18 से लेके 40 साल का बच्चा 32 माह की ट्रेनिंग करता है प्रॉपर फौजी बनने के लिए, और हर औरत को 24 महीने की ट्रेनिंग करनी लाजमी है। इसलिए इसराइल की आर्मी ने 3 लाख वो मज़ीद जो सोल्जर थे उनको हायर किया है अपनी आर्मी में, मज़ीद बेहतर बनाने के लिए और हमास को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए। सो इसके साथ ही हमास के हॉस्पिटल नसीर के डॉक्टर के मुताबिक आज तक तकरीबन 60 पेशेंट्स डायलिसिस पर थे और इससे ज़्यादा पेशेंट कैंसर के थे, और जब फ्यूल ख़त्म हो गया था उनका ट्रीटमेंट करना मुश्किल है, और वो सारे के सारे पेशेंट्स कुछ अरसे के बाद फोत हो गए थे। क्यों? कि उनके लिए डायलिसिस के इंस्ट्रूमेंट में जो चीज़ें थी ख़त्म होती जा रही थी, और लाइट की बंदिश की वजह से हॉस्पिटल्स में भी मसाइल हुए थे। याद रहे कि इसराइल ने अपने बहुत से अटैक हॉस्पिटल्स में भी किए थे, और जंग के दिनों में भी हॉस्पिटल में अटैक करना अलाउ नहीं होता, लेकिन इसराइल की गुंडागर्दी की बदौलत इसराइल ने अटैक किया हमास पे, और बहुत से हॉस्पिटल जहाँ पे वो लोग भी रखे हुए थे जिनको नुकसान हुआ था इस अटैक में, उन सब पे दोबारा अटैक किया इसराइल ने। लेकिन यहाँ पे एक बात जो काबिल गौर है, कुछ लोगों का ख्याल है कि इसराइल की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ये वार हमको देखने को मिली है। इसराइल के करंट प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू जो 3 स्कैंडल में रिश्वत लेने का चार्ज उन पे लगा हुआ था, अगर ये वार ना होती तो हो सकता है इनकी हुकूमत खतरे में थी। केस 1000, केस 2000 जिनमें इन पे रिश्वत का चार्ज लगा हुआ था। इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे यत्सिक रबिन, वो एक अच्छे प्रेसिडेंट के तौर पे, और उन्होंने हमेशा कोशिश की हमास फ़लस्तीन के साथ इसराइल के तल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाए जा सकें। लेकिन जो करंट लीडर हैं इसराइल के, उन्होंने अपनी हुकूमत बचाने के लिए ये अटैक करवाए। ताहम ये बहुत सी बातें देखने को मिलती हैं हमें इस हमास के अटैक के पीछे। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद मैं इस बात पे हैरान हूँ कि हमास के लोगों के हौसले कितने बुलंद हैं। आप सब भी बताइएगा मुझे अपने कमेंट्स में लाजमी। ये वीडियो देखिएगा और मुझे बताइएगा क्या उनकी आंखों में एक छोटा सा बच्चा सिर्फ जिसकी उम्र है 10 साल, इस बयान के बाद आपको कोई डर नज़र आता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा मुझे मेरे यूट्यूब चैनल सवाल तो बनता है। انقطع الاتصال عن غزة، انقطع الاتصال عن الإسعاف والدفاع المدني، انقطع الاتصال عن العالم.
ولكن ما انقطع الاتصال عن رب العالمين. لما ضاق الحصار على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، جوع وعطش وتعب كتير، قام ودعا: اللهم يا منزل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود يا الله، انصرنا عليهم، اللهم ضاقت بنا الدنيا ففرجها يا رب العالمين. تعبنا كتير، توجعنا كتير، ولكن أملنا بالله عز وجل كبير. الله عز وجل مش حيضيعنا، والله لن يضيعنا الله.